Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। पिछले कुछ दिनों से केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सियासी रूप से आमने सामने थे, लेकिन अचानक ही केशव मौर्य का एक बयान आया और उन्होंने देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करार दे दिया। तो इसके पीछे की क्या है वजह? क्या ये हृदय परिवर्तन है? क्या ये सियासी मजबूरी है, जहां उपचुनाव होने हैं उसकी मजबूरी है, या फिर ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया वो काम है जो इन दोनों को करना है? हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि मायावती की पार्टी एक बार फिर सड़कों पर उतरने को तैयार है। आखिर इतने सालों से जो सड़कों पर नहीं उतरे, जिन्होंने आंदोलन को कभी अपना रास्ता नहीं चुना, आखिर कौन सा वो मुद्दा है जिसके लिए खुद मायावती और उनकी पार्टी भारत बंद करने जा रही है? और आखिर में राहुल गांधी का दौरा है, कहां कहां जाएंगे और क्या क्या करेंगे, हम ये भी समझेंगे। तो आज का यूपी में ये खबरें। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी में। तो केशव मौर्य का एक बयान इन दिनों जबरदस्त तरीके से चर्चा में है। केशव मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री करार दिया, तो योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री। दरअसल पिछले 7-8 सालों में इस तरीके का बयान कभी केशव मौर्य ने दिया नहीं था, और हाल के दिनों में डिप्टी सीएम और सीएम के बीच की जो ये तकरार थी, ये कुछ ज़्यादा ही तीखी हो चली थी, और कार्यकर्ताओं की तरफ से अगर बोलने की बात की जाए तो केशव मौर्य ने कमान संभाल रखी थी और लगातार इशारों में ही सही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनायास ही तारीफ कर दी। पहले आप सुन लीजिए, जो जबरदस्त तरीके से वायरल भी है, हर सियासी लोगों के पास ये उनका बयान भी है। पहले एक बार सुन लीजिए क्या कहा है केशव मौर्य ने। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? तो आपने सुन लिया, और उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि भाई आप बताइए, कोई है इनसे पॉपुलर ज्यादा? बात में इसी स्पीच में उन्होंने एक जगह और बात कह दी कि मुख्यमंत्री तो काम करते हैं ऊपर, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को पता नहीं चलता। यानी कि उन्होंने एक तरीके से दूसरे तरीके से भी एक तारीफ की कि मुख्यमंत्री का काम है, लेकिन वो काम कार्यकर्ताओं तक नहीं पता चलता, वो काम हो जाता है। कुल मिलाकर ये दोनों बयान ऐसे हैं जो बिल्कुल ये दिखा रहे हैं कि कुछ न कुछ बड़ा पर्दे के पीछे हुआ है, और तभी इस तरह की बात केशव मौर्य ने कही है। तो आखिर हुआ क्या है, जानकार बताते हैं कि एक जो ये 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, यहां पर 2 सीटें केशव मौर्य के जिम्मे हैं, मझवा और फूलपुर। और पार्टी को भी लगता है, और केशव मौर्य को भी ये जरूर लगता होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कम से कम चुनाव में आप इग्नोर नहीं कर सकते। और चुनाव में अगर ये बात फैलती रही, या ये बात कार्यकर्ताओं में बनी रही कि दोनों के बीच में लड़ाई है, दोनों के बीच में तकरार है, दोनों एक दूसरे के लिए के खिलाफ हैं, और उन्होंने खास करके मोर्चा खोल रखा है, तो इसका उन्हें नुकसान हो सकता है। फूलपुर और कौशाम्बी ऐसी जगह है जहां पर लगातार केशव मौर्य को नुकसान उठाना पड़ा है। कौशाम्बी से वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। जब वो सांसद थे और उन्होंने कौशाम्बी, जब उन्होंने फूलपुर की सीट छोड़ी थी, तब वो सीट हार गए थे। पिछली बार
देखा जाए तो पिछली बार हालांकि फूलपुर की सीट बीजेपी जीती, लेकिन फूलपुर सदर जो कि विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो विधायक हैं प्रवीण पटेल, ये पीछे हो गए। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर केशव मौर्य के लिए भी ये दोनों सीटें उनके नाक का सवाल है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिम्मे मिल्कीपुर है और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है, तो केशव मौर्य के जिम्मे मझवा और फूलपुर है। और ये मझवा और फूलपुर ये जरूर तय करेगा कि केशव मौर्य का कद अब कितना बढ़ा है या कितना घटा है। अगर इन दोनों सीटों को केशव मौर्य ये पार्टी जीत लेती है तो फिर केशव मौर्य का कद बड़ा होगा। तो एक बात ये माना जा रहा है कि इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं 2 सीटों का चुनाव बेहद अहम है, और उन्हें भी लगता है कि अगर ये बात लगातार फैलती रही, ये बात सियासत में होती रही कि उनके और योगी आदित्यनाथ के संबंध बेहद खराब हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो इसका सियासी नुकसान पार्टी को होगा तो होगा, उन्हें भी हो जाएगा। तो तात्कालिक तौर पर यह माना जा रहा है कि उनके इस बयान के पीछे का मकसद ये 2 विधानसभा के उपचुनाव की सीटें हैं जो केशव मौर्य के नाक का सवाल है। दूसरी बात ये कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो ये दिखने लगा है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से एक कोशिश हो रही है कि दोनों बड़े नेताओं के बीच का रास्ता हो, एक सुलह हो, और कम से कम लगातार इस तरह की बयानबाजी ना हो जो कि पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में भेद पैदा कर दे, जिससे पार्टी का नुकसान हो जाए। कुछ दिनों पहले केशव मौर्य की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। हालांकि मुख्यमंत्री 2 बार दिल्ली गए, शीर्ष नेता दिल्ली के दूसरे शीर्ष नेताओं से केशव मौर्य की मुलाकात हुई, और ये बताया गया कि इन दोनों को अपनी जो रिजर्वेशंस हैं एक दूसरे के लिए, उसे किनारे रखकर काम करने को कहा गया है। संघ की भी एक मीटिंग हुई, हालांकि उसमें क्या चर्चा हुई ये कहना मुश्किल है। कहा यह जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए ही दिल्ली में उस पर चर्चा हुई, जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के भी एक चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द दोनों बड़े नेताओं के बीच की इस बयानबाजी न कहें, दोनों के बीच की इस पर्दे के पीछे चल रही इस लड़ाई को हर हाल में रोका जाना चाहिए। तो ये 2 ऐसी बातें हैं जो मानी जा रही हैं कि ये बड़ी वजह है कि केशव मौर्य का स्टैंड बदला है। केशव मौर्य अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 2-3 कार्यक्रम ऐसे हुए जिसमें केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक साथ मौजूद रहे, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दिखे। विभाजन की त्रासदी जो 14 अगस्त को एक कार्यक्रम था, उसमें दोनों साथ साथ और बेहद ही घुलते मिलते दिखाई दिए। अटल जी के एक कार्यक्रम में खास तौर पर दोनों डिप्टी सीएम और केशव और मुख्यमंत्री दिखाई दिए, जहां दोनों बेहद सहज दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि इस वक्त दोनों की तरफ से एक कोशिश हुई है कि इस आपस की इस लड़ाई को या तकरार को कम किया जाए, खत्म किया जाए, और यही इसके पीछे की वजह दिखाई देती है। और अब बात मायावती की। मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी पहली बार सड़क पर होने वाले आंदोलन में शामिल होने जा रही है। जी हां, 21 अगस्त को भारत बंद दलित संगठनों ने कॉल किया है, बुलाया है, और कहा जा रहा है कि कई दशकों के बाद मायावती की पार्टी बड़े स्तर पर पूरे देश में इस भारत बंद में हिस्सा लेगी। यूं तो मायावती की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से सड़कों की राजनीति से दूर रही है, और उसके पीछे का उनका अपना एक लॉजिक भी है, और ये लॉजिक कांशीराम के समय से है। जब बसपा बनी और मिशन मोड में आई और एक मिशन के तौर पर सामने आई, जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनी, तब भी उसने कभी भी सड़क के जरिए आंदोलन करने की कोशिश नहीं की। उन्हें सत्ता उनके लिए बेहद जरूरी थी, और सत्ता के जरिए अपने लोगों की सेवा की बात थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मायावती और उनकी पार्टी पहली बार सड़कों पर उतर रही है कई दशकों के इंतजार के बाद। लेकिन एक अपवाद है, हम उसको भी बताएंगे। जब 2016-17 में मायावती एक बार सड़क पर उतरी थी, लखनऊ की सड़कों को बताएंगे। लेकिन यह बात बेहद अहम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का एक फैसला आया जिसमें यह सुझाव था कि SC/ST का जो आरक्षण है, उस आरक्षण के भीतर आरक्षण किया जाए।
उसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाए और उसमें राज्य सरकारों को भी ये आज़ादी हो कि वो किन जातियों को उसमें लाना चाहती हैं और किन जातियों को बाहर करना चाहती हैं, ये उनके हाथ में भी हो। ये बात मायावती ने सबसे पहले उठाई। उन्हें ये नागवार गुजरी कि जिस ST SC की लिस्ट को संसद तय करती है, राष्ट्रपति के दस्तखत से जो चीजें होती हैं उसमें राज्य सरकारों को क्यों अधिकार दिए गए। दूसरी, जब ये SC ST का आरक्षण हुआ था तब उसे इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक आधार पर नहीं था, बल्कि ये समाज में फैले हुए छुआछूत और सामाजिक अधिकार पर ही वजहों से ही ये आरक्षण था। तो इसमें आखिर क्रीमी लेयर क्यों। और तीसरा ये था कि कोटा विद इन कोटा, यानी कि एक दलितों के भीतर जो अति दलित हैं उनको भी इसके भीतर एक खास रिजर्वेशन दिया जाए। मायावती ने इस फैसले के तुरंत बाद एक कड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने इसके लिए कहा कि सरकार इस पर तुरंत सदन में एक विधेयक लाए, प्रस्ताव लाए और उसको खत्म करे। हालांकि मोदी सरकार ने कैबिनेट बुलाई और कह दिया कि वो किसी सूरत में इस आरक्षण के भीतर वो क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं करेंगे। लेकिन दो मुद्दों पर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं आई है कि आखिर कोटा विद इन कोटा क्या होगा, नहीं होगा, और आखिर क्या राज्य सरकारों को भी क्या ये के पास क्या ये अधिकार होगा कि वो कुछ जातियों को अपने यहां से इसमें जोड़ सकें या हटा सकें। ये बड़ा मुद्दा है और अब इससे लेकर ही BSP सड़क पर उतर रही है। 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया है और तमाम दलित संगठनों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन एक बात है कि इसमें दो मुद्दों पर तो बहुत लोगों की सहमति है कि कोटा विद इन कोटा को लेकर के बहुत सारी जातियां दलितों के भीतर चाहती हैं कि हो। कुछ अति OBC जातियां, जो अति OBC जातियां, वो भी चाहती हैं कि हो। लेकिन कई सरकारें ये चाहती हैं कि उनको भी अपने इस तरीके से अधिकार SC ST में जातियों को शामिल करने का अधिकार मिले। लेकिन इन सब के बावजूद जो BSP है वो किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं चाहती और यही वजह है कि उसने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। लेकिन कहा जाता है कि मायावती की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। 2016-17 याद करिए, जब दयाशंकर सिंह जब उस वक्त BJP के बड़े नेता थे, उन्होंने मायावती के खिलाफ एक अभद्र, अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी और जिसके खिलाफ मायावती ही नहीं पूरी बसपा पार्टी सड़कों पर उतर आई थी। मायावती खुद लखनऊ में धरने पर आई थी, जो अंबेडकर की प्रतिमा है वहां उतरी थी और उन्होंने खूब जमकर कहते हैं कि दयाशंकर और BJP के खिलाफ स्टैंड लिया था। हालांकि कई नेताओं ने फिर दयाशंकर के खिलाफ भी, उनकी पत्नी और परिवार के खिलाफ भी टिप्पणी की, जिसके बाद उन्हें भी उन पर भी मुकदमे हुए। लेकिन दयाशंकर सिंह को इस मामले में जेल जाना पड़ा था। उनको पार्टी से BJP ने पार्टी से निकाल दिया था और तभी उनकी पत्नी विधायक बन पाई और फिर BJP में वो सामने हुई। खैर, ये एक अलग पॉइंट है। लेकिन पहली बार बसपा कुछ इस तरीके से अब सड़कों पर उतरने जा रही है। तो ये एक तरीके से बदली सी सपा नहीं, बसपा सड़कों पर उतरने जा रही है। बसपा अब बदली सी बसपा है और BSP अब नए तरीके से अपने आप को कैलिब्रेट कर रही है। नए तरीके से वो अब सड़कों से लेकर के सदन तक की जो उसकी लड़ाई है वो नए तरीके से दिखाई देगी। अब अगली खबर। अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी रायबरेली आ रहे हैं मंगलवार, यानी कि कल वो रायबरेली पहुंच रहे हैं। रायबरेली पहुंचने का मकसद कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यहां पर अर्जुन पासी नाम के एक शख्स की 11 अगस्त को हत्या हुई और उसमें 6 लोग नामजद किए गए, एक शख्स को नामजद नहीं किया गया। कहा यह जा रहा है कि परिवार और इलाके के लोगों ने उस शख्स को नामजद करने और गिरफ्तारी करने की एक मुहिम चला रखी है और पिछले कई दिनों से यह मुद्दा गर्म है। समाजवादी पार्टी के लोग इस मुद्दे को स्थानीय तौर पर उठाते रहे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी वहां विजिट किया और उन्होंने अर्जुन पासी के इस मुद्दे को उठाया है। दरअसल अर्जुन पासी दलित बिरादरी से आते थे और उनकी हत्या हुई है और उनकी हत्या में 6 नामजदों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक जो कि ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि बताया जा रहा है,
दरअसल उसे न तो अभी नामजद किया गया है और ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। अर्जुन पासी दलित बिरादरी से हैं और जिस शख्स की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, नामजद करने की मांग हो रही है, वो ठाकुर बिरादरी का है। और यहीं पर यह पूरी सियासत इस जिले में अचानक से तेज हो गई है। सियासी पार्टियों को, खासकर सपा कांग्रेस को लग रहा है कि इसमें बीजेपी के खिलाफ एक माहौल सियासी तौर पर बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस आदमी की, जिस शख्स को नामजद करने की मांग हो रही है, बताया जा रहा है कि उसके कनेक्शंस योगी सरकार के मंत्री से भी हैं जो उस इलाके से आते हैं। ऐसे में ये रायबरेली में एक बड़ा मुद्दा उभरा है और राहुल गांधी अब कल अर्जुन पासी के घर जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे और निश्चित तौर पर यह मुद्दा अब गरमाएगा, क्योंकि एक तरफ दलित की हत्या हुई है और नामजद करने की मांग एक ठाकुर बिरादरी के शख्स की हो रही है। हालांकि 6 लोग जिन्हें पहले नामजद किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें कई बिरादरियों के लोग हैं, उसमें पासी भी हैं, यादव भी हैं, ठाकुर भी हैं। तो ये स्थानीय स्तर पर दबंगई का एक मामला था। बताया जा रहा है कि उसी विवाद में ये हत्या हुई है अर्जुन पासी की और अब ये पूरी तरीके से सियासी रूप लेता जा रहा है। कल राहुल गांधी आएंगे तो और क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। तो अफजाल अंसारी इन दिनों सावन का महीना है और शिव भक्ति में लीन दिख रहे हैं। ये तो हैरत होगी आपको कि आखिर अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, आखिर वो शिव भक्ति में कहाँ दिखाई दिए। तो गाजीपुर के कई शिवालयों में पहुंचे थे अफजाल अंसारी, कई मंदिरों में गए, मंदिर के मठों से मठाधीशों से, महंतों से मुलाकात की और उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बाकायदा एक मंदिर में उन्होंने बड़ी सी एक जो घंटा होता है उसे उन्होंने डोनेट किया और फिर पूजा अर्चना की। ये थोड़ा अजूबा लगेगा, थोड़ा अलग लगेगा कि आखिर अफजाल अंसारी जो एक मुस्लिम चेहरे हैं, आखिर वो मंदिर क्यों घूम रहे हैं। तो अफजाल अंसारी का अपना इतिहास, अगर उनके पर्सनल इतिहास को देखें तो वो एक लेफ्टिस्ट के नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर उनकी शुरुआत हुई थी। हालांकि बाद में उनका परिवार पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के बाद से माफिया, अपराधी, इस तरह के की चीजें इस परिवार पर चिपकी और माना यह जाता रहा कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी, इनका जो परिवार है ये एक कट्टर चेहरा है। लेकिन अगर आप देखें तो अफजाल अंसारी की बेटी, जो पिछले चुनाव में उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी, वो भी शिव भक्ति में लीन दिखाई दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान शिव चर्चा करती हुई दिखाई दी थी और इस बार अफजाल अंसारी मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अनूठा लगेगा, थोड़ा अटपटा लगेगा कि आखिर अफजाल अंसारी कैसे हैं। लेकिन अफजाल अंसारी से एक बार मैंने जब बात की थी तो उनका कहना था कि उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, वो मस्जिद जा रहे हैं या मंदिर, वो सभी जगह जाते हैं। और चूंकि वो एक लेफ्ट विचारधारा यानी वामपंथी विचारधारा से शुरू से प्रभावित रहे हैं, ऐसे में उनके लिए धर्म बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन लोगों की आस्था मायने रखती है, इसलिए वो जाते हैं और पहले भी जाते रहे हैं, उनका कहना है। आप इन तस्वीरों को देखिए और आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जब मंदिर में जाकर उन्होंने जलाभिषेक किया है, मंदिर में जाकर के उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।